बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसते मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। ये है मेरी दिल से दुआ जो मैं डेली आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि कबूलियत का कोई वक्त नहीं होता। अल्लाह पाक कभी भी कबूल कर सकते हैं और अल्लाह पाक ने अगर कबूल कर ली मेरी दुआ तो इससे कितने लोगों का फायदा होगा। इसी के साथ साथ डीप फ्रेश के प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हैं आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे स्टूडियो में डीप फ्रेश एक बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आए हैं अपने हमारे साथ। डीप फ्रेश की अर्जेंट ब्राइटनिंग फेशियल है, टेल्कम पाउडर है, इसका ब्लीच बहुत अच्छा है, इसका फेस वॉश, सोप और इसके जो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं जबरदस्त इसका रिजल्ट है। और अर्जेंट जो इसका फेशियल है उसकी तो क्या ही बात है। तो डीप फ्रेश बिल्कुल ट्राई कीजिए, आज ही जाए मार्केट में जाके खरीदें और देखिए कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। आपकी स्किन जो है वो शाइन करेगी, ब्राइट हो जाएगी, ग्लो आएगा आपके फेस पे, जो कि हमारी बहनें अक्सर ढूंढती रहती हैं ग्लो। तो कहीं नहीं जाइए, डीप फ्रेश है ना, देगा आपको ग्लो, शाइन कर देगा आपकी स्किन को। इसी के साथ अपने शो की तरफ बढ़ते हैं। आज के पहले सेगमेंट में डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे आज हम जानेंगे शुगर और ब्लड प्रेशर और थायराइड के बारे में कि थायराइड आप लोग अमूमन देखते होंगे, पता नहीं जैसे कोई ऐसी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हर दूसरे बंदे को जो है वो थायराइड है और हर दूसरे बंदे को शुगर है। थायराइड की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कंसीव नहीं कर पाती। हमारी बहनें जिनकी शादी हुई है, बड़े मसाइल होते हैं। तो ये एक छोटी सी नाम इसका थायराइड है, लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज्यादा है। शुगर के भी बहुत ज्यादा नुकसानात है जो हम बचपन से सुनते हैं। ये दोनों चीजें साइलेंट किलर हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन हमारे साथ होंगी। आज जानेंगे उनसे कि क्या बना रही हैं। कुछ डिफरेंट है ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं आज थोड़ा सा हिडन रखूंगी, वरना जो है शेफ नौरीन मुझ पर गुस्सा करती है। मेरी दोस्त है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मुझे बोले कि क्या कहता तुम क्यों बताती हो, तो आज नहीं बताऊंगी। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ शाइक मौजूद होंगे क्योंकि आज जुमेरात है। आज उनसे बात करेंगे फिटनेस के हवाले से। यह है डेली का वो स्ट्रक्चर शो का जो मैं आप लोगों के लिए पेश करती हूँ। नाजरीन, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैठ के देखना है पूरा शो। चाय बनानी है बना लीजिए, नाश्ता बनाना है बना लीजिए, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहीं उठ नहीं पाएंगे, आप लोग कहीं जा नहीं पाएंगे। तो लेते हैं वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया कि डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आप सब जानते हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब को स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनसे आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में, थायराइड के बारे में और सीलिएक क्या बीमारी है, क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली लोगों को आमतौर पर पता नहीं होता। तो बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, वेलकम करते हैं उनका अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, प्यारी बचपन से। आज आपका नाम खैकशा की जगह जो है खूबसूरत होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज आपके शो में पूरे दिन जो है शेफ नौरीन को और हम लोगों को सिर्फ आपको खूबसूरत करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये आपकी जो है ना बड़ापन है, आपकी जो है कहते हैं करम नवाजी है कि आप इतने अच्छे तरीके से हम खवातीन को जो है वो इतना हैप्पी कर देते हैं तारीफ करके कि माहौल जो है वो जबरदस्त हो जाता है। मतलब आज पूरा दिन आप हंसती रहेंगे। थैंक यू। मैं वैसे भी हंसती रहती हूँ डॉक्टर साहब, मुस्कुराती सुबह लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हंसती रहें, मुस्कुराती। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब हम पूरे शो में डिस्कस करेंगे शुगर, थायराइड और सीलिएक क्या होता है, ये क्या बीमारी है या क्या कोई क्या चीज़ है, हमारे नाज़रीन को बताइए। थायराइड और डायबिटीज और सीलिएक, एक तो इसका रिलेशन बहुत साथ साथ भी है, पैरेलल भी है और अलग अलग भी है। ठीक है। और हमारी एक एशियन जीन में जितना भी हमारा एशियन रीजन है वहाँ पे एक जीन कहलाती है HLA-DQ8। अच्छा। उसमें सीलिएक, डायबिटीज और थायराइड एक साथ भी मौजूद हो सकती है। ओके। या एक फीचर के साथ आगे जाके इन फ्यूचर किसी भी वक्त किसी भी एज में ये तीनों बीमारियां एक साथ भी जमा हो सकती है। ठीक है। जैसे किसी पेशेंट्स को एक साथ थायराइड और डायबिटीज है और सीलिएक जो है वो साइलेंट है। अच्छा। सीलिएक बेसिकली लोगों को, आवाम को नहीं पता होगा, हम ये बताना चाहते हैं कि सीलिएक बेसिकली व्हीट इंटॉलरेंस, मतलब गंदम जो लोग नहीं खा सकते, ग्लूटेन नहीं खा सकते, बेकरी आइटम्स नहीं खा सकते, और उसकी वजह से कई दफा हमारी जो पेट का निज़ाम है वो खराब रहता है। बिल्कुल। कई दफा सीलिएक बड़ा साइलेंट होता है बचपन से, बट अडल्ट एज में अचानक जो है हम कभी टिश्यू ट्रांसग्लूटिनेज IgA लेवल करा लेते हैं, IgG लेवल करा लेते हैं, तो पता चलता है वो पॉजिटिव आ गया जी, और वो एब्डोमिनल पेन सारी जिंदगी जो है करवा रहा था और वीट की वजह से ये सारी चीजें हो रही थी।
तो डॉक्टर साहब Wheat अक्सर मतलब जो गंदम। जी गंदुम जो लोग बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं, जिसको वीट नहीं चलता, वो यूजुअली घरों में कहते हैं इसबगोल की भूसी खा लो, ये खा लो, फला खा लो। उनको पता ही नहीं होता कि उनको ये इंटॉलरेंस है, वीट इंटॉलरेंस है। तो ये कैसे लोगों को, इसकी अलामात क्या है? इमोशन हो जाएंगे, पेट में दर्द होगा, इसके अलामात क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई उनको ये मसला है, जाके डॉक्टर को दिखाएं। क्या कहते पहले तो ये है कि जिन डॉक्टरों के पास जाते हैं उनके पास वो नॉलेज होनी चाहिए जी। इसमें सबसे खुश इस्लाबी की बात यह है कि मेट्रो चैनल जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करके बिल्कुल। और आवाम तक ये बात पहुंचाता है, तो थैंक्स टू मेट्रो चैनल पहले तो। यू आर वेलकम सर। अच्छा, दूसरा ये है कि सीलिएक लोगों को पता ही नहीं चलता, कई दफ़ा साइलेंट होती है। अच्छा। कई दफ़ा सिर्फ पेट में दर्द ही रहता है, सारी ज़िंदगी रहता है, पता ही नहीं चलता। लोग बड़े बड़े टेस्ट करा लेते हैं बट वीट को देखते नहीं है कि वीट इंटॉलरेंस तो नहीं है। Okay. दूसरा आपको बात बताओ थोड़ा सा सीलिएक से हट के कि वीट इंटॉलरेंस से दूसरी चीजें भी होती है, दूसरी चीजों से भी हमारे पेट में दर्द होता है, या डायरिया रहता है, या कॉन्स्टिपेशन रहता है, या वॉमिटिंग का रहता है। वो उसके लिए एक टेस्ट होता है, फूड डिटेक्शन टेस्ट। ठीक है। आपको पता चलता है कौन सा फूड आपकी बॉडी में अंदर जाके आपको प्रॉब्लम करा रहा है। ओके। अब ये कितना कॉमनेस्ट टेस्ट है जो बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे लोग इसको नहीं करवाते हैं, इसको फील ही नहीं करते हैं कि ये भी चीज कोई है। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फूड डिटेक्शन टेस्ट करवाने से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि आपकी बॉडी में क्या चीज है, क्योंकि बॉडी का निजाम पेट से है। जी बिल्कुल। और पेट का निजाम हमारी पूरी बॉडी से है। उस पे सारी चीजें आपके दारोमदार करती है आपकी फूड पे। अगर आप एक फूड जो आपको नहीं चल रहा वो नहीं खाएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल। और वही चीज आप खा रहे होंगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो सारा दिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अक्सर लोग ये समझते हैं कि रोटी नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, या बच्चे की नशोनुमा के लिए, बड़े की नशोनुमा के लिए रोटी, गंदुम की रोटी जो है वो खाना बहुत जरूरी है। तो क्या वो गलत सोचते हैं? वैसे आपको एक बात बताऊं कि मेरे नजरिए से व्हीट और ग्लूटेन इट्स ए डेंजरस डाइट। ओके। कार्ब्स तो दुनिया में आया तो है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, मगर इसकी जो नुकसानात हैं वो सबसे ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि उसको हम बैड कार्ब्स में लेते हैं। ओके। अगर जहां प्रॉब्लम खड़ी हुई है बॉडी के अंदर, ह्यूमन फ्रेम में केमिकल रिएक्शन जो भी कराता है ज्यादातर ग्लूटेन और व्हीट कराता है। ठीक है। उससे तो वैसे ही आपको बचना चाहिए, उसको तो वैसे भी आपको कम करना चाहिए। तो अगर ये बैड कार्ब्स को अपनी जिंदगी से निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लें। जौ के आटे की रोटी खा सकते हैं। बहुत सारी रोटियां, गंदम की रोटी के अलावा चावल की रोटी होती है, जौ की रोटी होती है। दूसरे आजकल आटे बहुत अच्छे आ गए हैं जिससे व्हीट और ग्लूटेन के फ्री होते हैं। ओके। और अगर फर्ज करें किसी को ग्लूटेन एलर्जीज हैं, अब ग्लूटेन डायबिटीज की तरफ भी ले जाता है और आपके बहुत सारे और प्रॉब्लम भी करता है। एलर्जी फैक्टर सबसे ज्यादा बढ़ाता है जी। तो आपको वैसे ही अगर ये चीज आप छोड़ दें तो आपकी वैसे ही निजाम बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। अक्सर डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि ग्लूटेन की जब हम बात करें तो मेरी नंद क्योंकि अब्रॉड में रहती हैं तो वहाँ की जो चीजें होती हैं वहाँ पे ग्लूटेन फ्री लिखा होता है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी चीज मिलती है मैंने कभी नहीं देखा कि उसमें पीछे लिखा हुआ कि वो फ्री है, ग्लूटेन से वो पाक है। इन 5 सालों में अगर देखा जाए तो आपको अब बड़े बड़े स्टोर्स पे ग्लूटेन फ्री मील्स मिलते हैं। ओके। बिस्किट्स भी मिलते हैं, आटा भी मिलता है, या बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही होती हैं, अब मिल रही हैं 5 साल से। अच्छा। एक जमाने वहाँ तो 50 नहीं साल होता। से बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो वीट को बहुत कम ही यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा वीट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये अच्छा है। जब भी वहाँ आप देखें जब जो लोग बाहर रहते हैं उनकी उम्र ज्यादा होती है निस्बतन हमारे पाकिस्तान से। ऑफ कोर्स वीट आपको वैसे भी बहुत जल्दी ओल्ड एज में ले जाता है, ठीक है। प्रोटीन जितना आप खाएंगे इतना आप जवान रहेंगे। बिल्कुल। और इतना ही एनर्जेटिक रहेंगे। जितना वीट खाएंगे या जितना आप कार्ब्स की तरफ जाएंगे, जो बैड कार्ब्स होते हैं, आपको ज्यादा सुस्ती आना शुरू होती है। जी। तो बेहतर ये होता है कि आप गुड कार्ब्स की तरफ चले जाएं और हाई प्रोटीन्स की तरफ चले जाएं। ठीक है। तो गुड कार्ब्स में लोग क्या क्या खा सकते हैं अगर वो रोटी छोड़े? गुड कार्ब्स में आपके जो मीठे आलू जो होते हैं, आलू और मीठे आलू, इसमें फर्क है। जी। जो मीठे आलू होते हैं वो गुड कार्ब्स हैं, जो आलू हम जो रोज खा रहे होते हैं जो वो बैड कार्ब्स में आते हैं। ओके। व्हाइट चावल, ब्राउन चावल, व्हाइट चावल जो है बैड कार्ब्स में आते हैं, ब्राउन चावल जो है व्हाइट उसमें आते हैं। अगर आप उसी चावल को ग्रीस के बगैर बनाएं तो गुड फूड में आ जाता है, ग्रीस में बनाए तो बैड कार्ब्स में आ जाता है। ठीक है। तो ये एक चीज आप इसको फर्क कर सकते हैं। ठीक है। हेल्थ का जो कॉन्शियसनेस है उसको रखना बहुत जरूरी है। उसको रखना बहुत और जरूरी इसके है। साथ ये जो सीलिएक के साथ जो है हमारी जो बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं
वो शुरू होती है डायरिया से जी। कि बच्चे को डायरिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है, हम समझते हैं इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पता चलता है कि 6 महीने का बच्चा था, उसने वीट स्टार्ट किया था और इसको जो है डायरिया शुरू हो गया। ओह नो। उस पे जो है सारी चीज़ें जो है ख़राब हो गई और इस पे जो है बच्चा जो है वीक होना शुरू हो गया, वेट नहीं बढ़ा, हाइट नहीं बढ़ी, स्टंटेड हाइट। सबसे खतरनाक चीज जो है, कितने लोग जो साइलेंट सीलियक पे आते हैं, स्टंटेड ग्रोथ पे आते हैं। स्टंटेड ग्रोथ तो मतलब शॉर्ट हाइटेड। जी 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 जी। उसमें कुछ नहीं होता, डायरिया भी नहीं होता, बट वो इनटॉलरेंट होते हैं, मैल न्यूट्रिएंट होते हैं, वेट भी कम होता है और हाइट भी कम होती है, वो स्टंटेड ग्रोथ पे आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जो है स्टंटेड का जो बच्चों का आजकल 46% मुझे लगता है पाकिस्तान में स्टंटेड चाइल्ड हो रहे हैं। तो ये क्या माओ की जो है वो नशोनुमा खाने पीने की कोताही है? क्योंकि जब अब ये स्टंटिंग चाइल्ड की बात आई है तो हम डिस्कस करेंगे, वरना हमारा टॉपिक तो जो क्या है थायराइड और शुगर का। लेकिन अब मैं चाहती हूँ इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालें, क्या कि बहनें अपनी प्रेगनेंसी का जो दौर है उसमें खाने पीने पर तवज्जो दें। ऑफ कोर्स, देखिए 1000 डेज ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 2 साल की उम्र तक के बच्चे की नशोनुमा माँ की जिम्मेदारी पूरी है, माँ के दूध से। ठीक है। अगर कुरान को देखा जाए तो कुरान में 27 महीने लिखे हुए हैं कि 27 महीने तक माँ अपना भरपूर दूध पिलाए। ठीक है। यहाँ की माएँ 6 महीने बड़ी मुश्किल से दूध पिलाती हैं। हम तो कहते हैं कि दूध ज्यादा से ज्यादा पिलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा माँ की दूध से जितनी अफादियत है, बिल्कुल वो किसी टॉप फीड से सबसे ज्यादा नुकसानात है। जी, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत प्यारी लग रही हैं बाजी। थैंक यू सो मच मेरी बहन। अपना नाम बताइए और मसला बताइए। मेरा नाम हुरिया है। आपका नाम हुरिया है, ठीक है, फरमाइए। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरी बच्ची है 8 साल की। ठीक है। उसे जो है ना, क्या नाम है, रेड ना पूरे जिस्म पे रेशेस पड़ जाते हैं जब गर्म चीज खाती है ना। गर्मियों में ज्यादा होता है। क्या खाती है? गर्मियों में ज्यादा होता है, कोई भी गर्म चीज खाती है तो रेड एलर्जी हो जाती है। जी, और खारिश भी बहुत होती है ना, और सर्दी में कुछ भी नहीं होता, ठीक रहती है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप इनसे? उम्र क्या है इसकी? उम्र 8 साल है। 8 साल, ठीक है। ठीक है, आप हमारा शो देखिए, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच बहन फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कई दफ़ा आपको चिली जो है वो आपकी केमिकल रिएक्शंस खराब कर रही होती है, आपको एलर्जी फैक्टर्स को बढ़ा देती हैं। इसी में अजीनोमोटो जो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है, वो अब तो अलग अलग नामों से मिलता है। अब जैसे ये जो बहन ने जिस तरह बात की, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मसाले। मसाले कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मसालों में जितने भी ये जो ब्रांडेड मसाले हैं, जो पैक्ड मसाले हैं या पैक्ड फूड होते हैं, उसमें सबसे जो खतरनाक चीज होती है वो होती है प्रिजर्वेटिव्स। ओके। वो आपको एलर्जीज कराती हैं। ठीक है। दूसरा उसमें ऐड किया जाता है चिप्स हैं, जो तीखे चिप्स होते हैं, उसमें विनेगर, टाटरी और मोनोसोडियम ग्लूकोनेट ऐड किया जाता है। अब ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाके एलर्जिक रिएक्शंस कराती हैं। ठीक है। अब ये गर्मी और सर्दियों में तो एक अलग होगा, लेकिन गर्मियों में इसलिए ज्यादा कराते हैं कि गर्मियों में हमारे स्वेट ग्लैंड ज्यादा निकल रहे होते हैं, उसकी वजह से इरिटेशन लेवल बढ़ती है। अगर आप देखें तो गर्मियों में नॉर्मली आपके रैशेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पसीने इतने आ रहे होते हैं कि आपके रैशेस जो है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो आपको वैसे भी गर्मी के अंदर ये चेक करना होता है कि आपको ठंडे चीजें ज्यादा खानी है, फ्रूट्स ज्यादा खाने होते हैं, मसाले कम खाने होते हैं। ठीक है। सर्दियों में अगर मसाले आप थोड़े से बढ़ाते हैं तो आपको ये देखना है कि प्रिजर्वेटिव्स और ये मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है या नहीं है, जैसे चाइनीज सॉल्ट कहते हैं। जी 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 जी। ये बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा, आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये बैन मसाला है जी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपसे कहने वाली आपको बताऊं मैं कि हमारी गवर्नमेंट ने तो उसको बहुत सख्ती से बैन किया हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने अलग अलग नाम से इन्होंने उस सॉल्ट को मंगाया हुआ है और अलग अलग नाम से उसको बेचा जाता है। एक मैं मिसाल हमेशा देता हूँ, घर में आप बिरयानी बनाएं और एक बाहर की बिरयानी खाएं, सेम मसाला सेम आदमी को बुला के बोले बस मोनोसोडियम ग्लूकोनेट नहीं डाले, यानी ये चाइनीज सॉल्ट नहीं डाले और बाकी सब डाल दें, आपको यकीन करें वो टेस्ट ही नहीं आएगा। वो टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल। वो एक टेस्ट डेवलपर है, क्योंकि वो जबान के अगले हिस्से को जो है उसमें टेस्ट डेवलप करता है। ओके।
और इसमें आपको टेस्ट बड्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए वो चाइनीज सॉल्ट है। लेकिन वो चाइनीज सॉल्ट जो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है, वो ग्लूकोथेन जो हमारे जो ग्लूकोनेट हमारे अंदर जो फैक्टर होता है उसमें एलर्जी फैक्टर्स करा रहा ठीक है। तो बहन को ये देखना चाहिए कि ये चीजें इनके सॉल्ट में है तो नहीं। ठीक है। दूसरा आपको ये चेक करना होता है कि कौन सा सॉल्ट या कौन सा मसाला आपको नहीं चलता। देखिए जैसे ग्लूटेन की बात की, ऐसे आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर फूड डिटेक्शन टेस्ट की बात की तो फूड डिटेक्शन टेस्ट में मैंने कॉर्न्स भी देखे हैं, ड्यूगीन्स देखे हैं, एप्पल देखे हैं, फिश देखी हैं, कुछ ऐसी गार्लिक है, अनियंस हैं। ये कई दफ़ा ऐसी अनएक्सेप्शनल चीज़ें आ जाती हैं बॉडी के अंदर जो आपको एलर्जीज करा रही होती हैं, या आपको पेट के अंदर के मसाइल करा रहे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे मसले कर रहे होते हैं जो आपको छोड़ने से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। तो वो चीज़ें आपको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरी बहन, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। 8 साल की आपकी बच्ची अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप एक डॉक्टर को भी दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्यों हो रहा है इसकी वजह तो जानना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स। और ज़्यादा ही एलर्जी होगी जब भी आप परेशान हैं और आपने कॉल किए तो प्लीज़ आप एक डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा, उनको दिखाइए और अपना मसला बताइए। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा बताया कि चाइनीज़ सॉल्ट अगर आपका इस्तेमाल घर में है और मसाले ज़्यादा खाती हैं तो थोड़े से अवॉइड किया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे सीलियक के बारे में, हमने बात की सीलियक के साथ अगर थायराइड भी है, शुगर भी है, तो और सीलियक अगर नहीं, पता ही नहीं है और नहीं है किसी को, तो थायराइड की कितनी इकसाम होती है? क्योंकि थायराइड हर दूसरे बंदे को आजकल सुनने में आ रहा है कि मुझे तो थायराइड है, उसकी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खास करके प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती खवातीन, कंसीव नहीं कर पाती सिर्फ और सिर्फ थायराइड की वजह से। और क्या इसका ज़िंदगी भर एक ही इलाज है कि वो जो टैबलेट खानी होती है थायरोक्सिन, वो खानी होती है पूरी ज़िंदगी? थायराइड का कॉन्सेप्ट ये है कि 2 किस्म के थायराइड है, एक हाइपर थायराइड होता है और एक हाइपोथायराइड होता है। ठीक है हाइपर में डॉक्टर, सारी चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं, हाइपो में सारी चीजें नीचे की हम तरफ दोबारा से डिस्कस करेंगे थायराइड को कि कितनी इकसाम है। ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद आते हैं। जी जनाब, ब्रेक का टाइम हो गया तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और उनसे जानते हैं थायराइड की इकसाम और इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। जी डॉक्टर साहब। जी, तो हाइपो और हाइपर थायराइड को हम डिस्कस कर रहे थे कि हाइपो मतलब कम वाला हाइपो नीचे की तरफ, और एक हाइपर मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है। इसकी देखिए पहले डायग्नोसिस बनती कैसी है। कई दफ़ा हमारे पास कोई इंसान आता है, चाहे कहीं भी किसी भी एज में, हाइपो और हाइपर थायराइड की सिम्टम्स एक ही होते हैं। ठीक है। अगर आप न्यूनेट से स्टार्ट करें, छोटे बच्चे से, पैदाइश वाले बच्चे से, तो अगर माँ से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। माँ को अगर हाइपर थायराइड था, माँ अगर हाइपर थायराइड की मेडिसिन ले रही है, बढ़े हुए थायराइड की, ठीक है, और तो बच्चा हाइपोथायराइड होने के चांसेस होते हैं। ओके। बच्चा जब हाइपोथायराइड होगा, जब बच्चा पैदा होगा तो वीक क्राई के साथ पैदा होगा। ठीक है। बिल्कुल अजीब सी छोटी सी क्राई, अजीब सी स्किन होगी, ड्राई सी स्किन होगी। इसके साथ बच्चे को सीवियर किस्म का जॉन्डिस हो। अच्छा। प्रोलॉन्ग जॉन्डिस, 1-1 महीना 2-2 महीने तक जॉन्डिस हो। ओके। अगर एक बच्चा बढ़ नहीं रहा और अगर उसके माइलस्टोन्स डेवलप कम कर रहे हैं और थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, उसकी आईक्यू लेवल कम है और कहीं पकड़ा नहीं गया थायराइड के हवाले से, तो इसका मतलब ये हाइपोथायराइड हो सकता है। ठीक है। उसका टेस्ट करवाएंगे थायराइड TSH, तो आपको हाई लेवल्स मिलेंगे। ओके। बच्चा बढ़ेगा नहीं, साथ में बच्चा जब बढ़ेगा नहीं, आईक्यू लेवल भी कम होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वो साथ साथ चलेगी, मोटापा साथ साथ चलेगा। कई दफा हम कब्ज के पेशेंट को भी हाइपोथायराइड पे पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो हाइपोथायराइड इस तरह जा रहा होता है। ओके। और उसमें वजन बढ़ता है, अचानक किसी खवातीन का या किसी का वजन बढ़ रहा हो और सडनली जो है उसको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाए, तो इसका मतलब उसको थायराइड के कहीं ना कहीं लेवल्स आपको चेक कराने हैं। ओके। आजकल आपको देखा जाए तो अब तो जैसे CBC करा रहे होते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर करा रहे होते हैं, ऐसे ही हर डॉक्टर आपको थायराइड करवाते मिलेगा जो कंसल्टेंट होगा। ठीक है। एक कुछ जनरल फिजिशियन से मुझे इख्तलाफ है कि वो टेस्ट पे नहीं जाते, वो तुक्का मार रहे होते हैं। अब आपको जहां पता है, कुछ पता है कि यार ये टेस्ट कराने से चीजें आपको आपकी लाइफ को बेहतर कर सकती है, तो खुद ब खुद आप अगर टेस्ट करवा लें तो चीजें, और आप फिर कंसल्टेंट के पास रेफर कर दें जी, खुद उसका आप इलाज करना ना शुरू कर दें, क्योंकि वो आपका आप इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी मेरी बहन, नाम बताइए। जी मेरी बेटी है, अभी मतलब मैं उसकी जो ना शुरू से ये थोड़ा सा खड़ी हो जाती है तो कमर में दर्द रहता है, कभी कंधे में दर्द रहता है, टांगों में दर्द हो जाता है उसकी, ठीक बहुत है। कमर में और टांगों में बहुत दर्द रहता है। आपकी बेटी की एज क्या है? 18 ईयर्स। 18 इयर्स है, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ जानना चाहेंगे इनसे? 18 इयर्स है। हाँ। विटामिन डी लेवल कराया है? विटामिन डी लेवल का टेस्ट कराया आपने? नहीं, टेस्ट तो कोई भी नहीं कराया। ओके। छोटी हड्डियों में दर्द तो नहीं होता? हड्डियों में दर्द तो नहीं होता उनके? नहीं, हड्डियों में नहीं होता, बस कमर में बताती है वैसे ही, और इस तरह का दर्द होता है कि कमर में आए दिन दर्द रहता है। उसकी टांगों में बहुत दर्द होता है, थोड़ा सा चलती है, जैसे बाजार चली गई शॉपिंग में तो टांगों में दर्द होता है। टांगों यानी में जो तो कहते हैं दर्द हम बड़ों के होता है, साथ। नी में दर्द होता है या मसल्स में दर्द होता है? अच्छा, टांगों में जो दर्द होता है तो नी में दर्द होता है या मसल्स में दर्द होता है? नहीं नहीं, मसल्स में दर्द होता है कभी, मतलब हाँ, उसकी उस पर भी होता है, हड्डियों में भी दर्द होता है हाइट टांगों कितनी है की। इसकी? हाँ, हाइट कितनी है बच्ची की आपकी? हाइट है उसकी 5'4". ठीक है। वेट कितना है? वेट कितना है? वेट तो कमजोर है माशाल्लाह, काफी वीक है, ज्यादा वो नहीं है। अभी रिसेंटली उसकी पिछले महीने, मतलब हम फरवरी में उसकी शादी की है हमने, तो उस पे भी जरा बहुत ही ज्यादा उनके ससुराल में कहते हैं बहुत कमजोर है ये। अच्छा। वेट उसका तकरीबन 45 है, 40 है। ओके, शादी भी हो गई उनकी 18 इयर्स 18 में। साल। ठीक है, चलें अब आपको बताते हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 18 साल की बच्ची को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी में डाल दिया, ससुराल। जी ससुराल सबसे कहते हैं ना कि ख़तरनाक किस्म का जो है वो घर होता है, और वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग है ही नहीं। 18 साल की बच्ची को भी उठा के जो है किचन में डाल देते हैं, सारा उनको काम कहते करना हैं, पड़ता है। बिल्कुल, पोछे भी करो और झाड़ू भी निकालो। और कई दफ़ा तो ससुरालों में मैंने देखा है कि जहाँ बहू गई वहाँ मासियाँ निकाल दी। जी ऐसा भी होता है, सही कह रहे हैं आप। और ये यकीन रियलिटी करें, है और रियलिटी इसमें। है। और मैंने देखा है कि ये सब जो है वो बहुत, फिर उनसे बाल्टियां भी उठवा रहे होते हैं और घर के काम भी करवा रहे होते हैं। और फिर कई दफ़ा जो है पानी भी गर्म करना है तो चूल्हे पे गर्म करो, गीजर नहीं है, नहीं बहुत सारे काम होते खाने हैं। भी बनाने हैं और रोटियां भी बनानी है। अगर 10 लोग हैं तो 20 रोटियां भी बनानी है आपको। यानी फिर तो दर्द होगा ना, फिर तो कोई एक्टिव इंसान भी होगा तो वो भी पेन हो जाएगा उसको। कहकशा एक बात बताऊं कि 18 साल की बच्ची में तालीम क्या होगी बेचारी। ये देखें, पहले तो आपको बात बताऊं कि हमारे, अगर आप दूसरे वेस्टर्न मुल्क में चले जाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तालीम, शऊर। उस बेचारी बच्ची की ने तो अपनी जिंदगी ही नहीं देखी, उसने तो देखा ही नहीं है कि आसमान होता क्या है। बिल्कुल, उसको तो जाके फिट कर दिया आपने कहीं। 16 साल 17 साल तक तो ये उसमें थी घर में, हाँ। वालिद के अंडर में। जी। उसके बाद ये पहुंच गई ससुराल। हाँ। ससुराल में तो वालिद के घर में तो जितनी अयाशी में रहती होगी वो सारी चीजें जो है उलट पुलट होकर सारी उसके पर आ गई। बिल्कुल। बहरहाल कई दफ़ा मैं इन माओं को समझाता भी हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप थोड़ा सा बच्ची को बढ़ने दें, उनको तालीम याफ्ता करें, उनको शऊर लाएं कि भाई ये चीज़ें हैं, फिर देखें क्या है, ससुराल वाले कैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। अच्छा, दूसरा इसमें हम ये कर सकते हैं कि विटामिन डी लेवल कराएं, ठीक है, थायराइड ऑफ कोर्स करा लें, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के फैक्टर्स जो है ना वो ज़रूर करवाएं। ओके। आर फैक्टर्स जो होते हैं इसमें ESR कराना होता है, CRP कराना होता है, साथ में जो है विटामिन D3 लेवल कराएं, B12 लेवल ज़रूर कराएं। आजकल B12 तो क्या कशा बहुत कम होगी। अच्छा। सडनली ये मैंने कितने पेशेंट्स का देख रहा हूँ कि पाँव में झुंझुनाहट हो रही है, बाल उतरना शुरू हो गए हैं, नींद उड़ जाती है, बेचैनी शुरू हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह B12 डेफिशिएंसी होती है। ओके। फिर साथ में जो है डीवॉर्म लोग नहीं करते हैं अपने आप को, तो हर साल में 2 साल में एक दफ़ा डीवॉर्म पूरी आवाम को कर लेना चाहिए। क्योंकि हम जो फूड खा रहे होते हैं, कई दफ़ा हम रॉ फूड उठा के खा लेते हैं, फ्रूट धोते नहीं है, या गोश्त में कई दफ़ा कीड़े आ जाते हैं तो हमारे वॉर्म्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो डीवॉर्म होना भी बहुत ज़रूरी है। डीवॉर्म की वजह से B12 बहुत कम हो रहा है। ओके। तो और अब जैसे विटामिन D की जिस तरह रेशियोज बढ़ गए थे, जी, जी। इसी तरह B12 के रेशियोज बढ़ गए। ओके। और B12 बहुत कम हो रहा है। अच्छा। तो B12 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी टेस्ट में आ गया कि भाई ये भी कराओ कि पता चले कि B12 देंगे तो खुद ब खुद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। पर लोग खड़े नहीं हो सकते, कराना शुरू कर देते हैं सडनली। अच्छा। और पता चलता है सिर्फ B12 लगाएं सही हो जाते हैं पेशेंट। ओके। अच्छा, दूसरा अगर पेन हो रहा है तो एक्सरे ज़रूर करवा लें कमर का, कि कमर के कोई रीढ़ की मोहरे की हड्डी को तो नहीं हिल गई। जी बिल्कुल। पाँव में जो दर्द हो रहा है उसमें ग्रोइंग पेन
किसी भी एज में हो सकता है ग्रोइंग पेन जो होता है। ओके। उम्र से बढ़ते हुए जो है ग्रोइंग पेन होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कई दफ़ा आपके मसल्स स्ट्रेच्ड इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। फर्ज करें कि एक छोटा बच्चा जिसको पाँव ग्रोइंग पेन होता है, उसकी वजह ये होती है कि या तो बहुत खेल रहा हो या बहुत उछल कूद रहा हो। बड़ों में जब सडनली स्टार्ट होता है, या तो बहुत ज़्यादा खड़े में या बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो गए अचानक, पहले किसी ने काम नहीं किया, अचानक वो काम करना शुरू हो गए, तो ग्रोइंग पेन बहुत शुरू हो जाता है। ओके। तो उसमें ये देखना होता है ग्रोइंग पेन है, विटामिन डी इसको एक्सेजरेट तो नहीं कर रहा, वो देखना बहुत जरूरी है। वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और कोई बहुत बेहतर डॉक्टर के पास चले जाएं तो भी आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने इतने सारे हमें टेस्ट के नाम बताए। लोग अमूमन हमारे यहाँ जो है वो टेस्ट करवाने से बहुत कतराते हैं कि या तो डरते हैं कि ना भाई पता नहीं कुछ आ गया तो क्या होगा। इतनी अवेयरनेस लोगों में क्यों नहीं है कि हर बीमारी का इलाज है? मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। और दूसरे कुछ कैंसर्स हैं, कुछ एड्स के मरीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ला इलाज है। मगर बाज़ औक़ात मैंने बहुत सारी इलाज तो देखे हैं कि इलाज हो ही जाते हैं, इलाज नहीं होते। ऐसे नहीं, थोड़ा सा डॉक्टर को बहुत होशियार होना चाहिए और पेशेंट्स को उनके साथ कंप्लाइंस प्रॉपर होने चाहिए, तो इलाज हो ही जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है इलाज नहीं होता। अब देखें, अगर फर्ज करें थायराइड डायबिटीज़ है, अगर आप थायराइड की मेडिसिन भी नहीं ले रहे, थायराइड को डायग्नोज करना भी नहीं चाहते और डायबिटीज़ को भी सही नहीं करना चाहते, तो आप इलाज तो नहीं कर सकते। इलाज नहीं फर्ज करें डायबिटीज़ है, इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन पे आ गए, लेकिन खाना भरपूर खा रहे हैं, डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, वॉक नहीं कर रहे, पानी नहीं पी रहे, तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेट करके करनी है आपको। तो थायराइड और डायबिटीज़ को हम बात कर रहे थे, तो थायराइड और डायबिटीज़ को हम दोबारा मिलाते हैं। ठीक है। कि हाइपो का मैंने आपको बताया कि कहाँ तक हमने पहुँचाया कि अचानक किसी खवातीन या किसी भी मर्द के पेट बढ़ना शुरू हो जाए और कब शुरू हो जाए। तो आपको ये देखना है कि इसको थायराइड या इंसुलिन रेजिस्टेंट तो नहीं हो गया हो, या इंसुलिन की वजह से तो नहीं हो गया। कई दफ़ा इंसुलिन की वजह से यहाँ पे गर्दन के पीछे काले निशान पड़ जाते हैं जी, अकॉन्थेसिस नाइग्रिगेंस कहते हैं इसको। उसकी वजह भी यही होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उसकी भी पीछे से वजह या तो जेनेटिकली ऑटोइम्यून हो सकती है या फिर हाइपो या हाइपरथायरॉइड हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना जरूरी है। फिर हाइपो और हाइपरथायरॉइड को आपको देखना है कि आपके ब्लड प्रेशर्स कैसे हैं, हीट और कोल्ड कंट्रोल है या नहीं है, सर्दी अचानक लगना तो नहीं शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी लगना शुरू नहीं हो गई, बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू तो नहीं हुई। तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन पहली डिफरेंशिएट तो यही है कि हाइपर में डायरिया और वेट लॉस होना शुरू होता है। और अचानक या तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, हार्ट रेट ऊपर चला जाता है, या कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है। अच्छा। हाइपो में सारी चीजें नीचे चली जाती है। ठीक है। वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको कब्ज होना शुरू हो जाती है और सारी चीजें आपकी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अब इसके साथ अगर डायबिटीज को रिलेट करते हैं तो डायबिटीज का क्या है कि हाइपोथायरॉइड एक ऑटोइम्यून डिजीज है, वो जाके इंसुलिन के फैक्टर को दबा देती है। अच्छा। जब इंसुलिन के फैक्टर को दबाती है, अब कई दफा इंसुलिन, हम शुगर के टेस्ट तो करा लेते हैं लेकिन इंसुलिन लेवल नहीं करवाते, तो इंसुलिन लेवल कराना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इंसुलिन लेवल कराने से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से बॉडी में पेन भी होना शुरू हो जाता है, तो वो भी आपको देखना है जी। डायबिटीज होगा तो पहले तो आपके पेशाब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा। सडनली अगर किसी भी वजह से डायबिटीज हो गई तो आपको पेशाब बढ़ जाएगी। ठीक है। अब या तो डायबिटीज ओबेसिटी की वजह से या डायबिटीज आपकी अचानक वेट गिरने की वजह से। ठीक है। सडनली डायबिटीज डायग्नोस होगी तो अचानक आपका वेट गिरना शुरू होगा, पेशाब ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। तो आपको इसमें क्या कराना है, शुगर लेवल चेक कराना है। यूरिन में शुगर आ रही है कि नहीं आ रही वो चेक करना जरूरी है। यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो चेक करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, कुछ डायबिटीज ऐसी होती है जो आप ज्यादा शुगर, कुछ कई दफा पेनक्रियास काम करना छोड़ देता है, कई दफा पेनक्रियास वीक हो जाता है। ओके। जब काम करना छोड़ देता है तो अब आप इंसुलिन की तरफ जाते हैं। अच्छा। वीक हो जाता है तो आप कुछ मेडिसिन लेने की वजह से आपके इंसुलिन लेवल को आप प्रॉपर कर सकते हैं। वो मेडिसिन भी अलग हैं और इंसुलिन लेवल, इंसुलिन जो मेडिसिन है वो भी अलग है। तो एक ये डायबिटीज की हो गई। अब हाइपर और हाइपरथायरॉइड
जो है उसकी मेडिसिन भी हैं। जी। अब हाइपोथायराइड की मेडिसिन ये है कि हाइपोथायराइड की मेडिसिन जो आप थायरोक्सिन खाते हैं वो आपको बहुत लॉन्ग पीरियड तक खानी होती है। ठीक है। फिर आपको थायराइड के लेवल्स हर महीने चेक कराने। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्ज करें कि आपने खाते हुए आपके डोज बढ़ते हुए पहले आपका थायराइड बढ़ता हुआ, हाइपोथायराइड में TSH बढ़ गया, बढ़ता रहा, आप दवाएं खा रहे हैं तब भी बढ़ गया। आप किसी कंसल्टेंट के पास गए, कंसल्टेंट ने आपको दे दी दवाई ज्यादा कम करने के लिए, अब आप गायब हो गए। हाँ, वो भी नुकसानदेह है। अब आप पेशेंट डॉक्टर के पास से गायब हो गया। जी बिल्कुल। अब उसने टेस्ट भी नहीं कराया, वही डोज खा रहा है। बिल्कुल। जब वो खाना शुरू करेगा अब उसका TSH लेवल नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, अब उसका वेट भी कम होना शुरू हो गया और डायरिया शुरू हो गया। जी। अब वो हाइपर की तरफ जाना शुरू हो गया। हाइपर की तरफ जाना शुरू हो गया और हमें भी जनाब ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेना भी जरूरी है। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और उनसे जानते हैं डायबिटीज के बारे में मजीद। और अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज को लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हमें डायबिटीज हो गई, इसकी अलामात क्या होती हैं और क्या जो इसकी टैबलेट होती है वो जिंदगी भर खानी होती है? पहले तो डायबिटीज की सबसे खास बात यह है कि आपको पेशाब ज्यादा आना शुरू हो जाए। ठीक है। जैसे एक आम अल्फाज में, आम लैंग्वेज में लोग कहते हैं मीठी पेशाब आना शुरू हो जाएगी, अजीब सी एक बदबू आना शुरू हो जाती है पेशाब। ओके। मिंट यानी मीठी एक खुशबू आना शुरू होती है, बदबू बेसिकली, और वो आपको डायग्नोसिस बना देती है कि कई दफा आपके जो है डायबिटीज तो नहीं हो गई मुझे। ठीक है। और साथ में क्या होता है, जब डायबिटीज शुरू होती है तो अचानक आपका वेट लॉस होना शुरू होता है। ओके। बिल्कुल आप वेट आपका 20-25 किलो जो है नीचे आ जाता है, उस पर आपको डायबिटीज को डायग्नोस करना जरूरी है। ठीक है। कई दफा ओबेसिटी पे भी डायबिटीज आती है, मोटापे पे डायबिटीज आती है, उस पे फैक्टर्स दूसरे होते हैं। ओबेस्टिक डायबिटीज है, ठीक है, वो एक डायबिटीज अलग है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या हाइपोथायराइड हुआ है, उसमें आपका वजन बढ़ गया है, ठीक है, और उसकी वजह से डायबिटीज हो गई, तो ऑटो इम्यून डायबिटीज हो गई हो। ओके। और एक डायबिटीज होती है पैनक्रियास की वजह से, उसमें अचानक आपका वेट गिर जाए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके सारे निकल जाएंगे पेशाब के थ्रू। तो आपके अचानक जो है आपके फैट लूजिंग एंजाइम्स जो है वो वेट लॉस करेंगे अचानक, तो पहली आपकी डायग्नोसिस वहां बनेगी। ओके। फिर आपको प्यास बहुत लगती है, उसमें ड्राई माउथ होना शुरू होता है, आपको ऐसा लगता है पानी पीता रहो, सडनली ऐसा लगे पानी पीऊं, घबराहट शुरू हो जाएगी। फिर आपको ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों लो होता है? क्योंकि आपकी जितनी यूरिन आएगी तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी इम्बैलेंस होंगे, तो आपके जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू होंगे। उसकी वजह से आपके B12 लेवल भी कम हो जाता है, तो आपके मसल्स शेक करना शुरू हो गए और आपका वेट गिर गया, पानी की तलब बढ़ गई, पेशाब ज्यादा आना शुरू हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए, पाँव में झंझनाहट शुरू हो गई, अचानक ये आपके डायबिटीज की निशानी। फिर आप इसमें आप शुगर लेवल कराते हो, यूरिन का टेस्ट कराते हो, यूरिन में डायबिटीज चेक करते हो, शुगर को चेक करते हो, सुबह की शुगर, रात की शुगर, फिर आप HbA1c कराते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट। अच्छा। वो आप कराते हो क्यों? कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल कितना कर रहा है। अब उसका जो नॉर्मल फैक्टर है वो 5.5 से लेकर 6 तक नॉर्मल है, इसके बाद जितना भी वो खराब है। अच्छा। अब आपको 5.5 तक रखना है आपके लेवल को, ठीक है, इसके ऊपर लेके नहीं जाना। ओके। अब उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप डायबिटिक हो गए या प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक में जरूरी नहीं है कि आपको दवाइयों पे जाना है। प्री डायबिटिक में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज करें, सिर्फ और सिर्फ डाइट का कंट्रोल करना शुरू करें। ठीक है। गार्लिक की टैबलेट्स आते हैं, वरना फिर गार्लिक आप खुद खाना शुरू कर दें। अच्छा। वॉक करना शुरू करें। देखिए वॉक इंसान को बचपन से करनी चाहिए, एक्सरसाइज हमेशा से करनी चाहिए। फिर आपके डाइट कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आफ्टर 9 डोंट हैव टू टेक एनीथिंग, कुछ भी पर माउथ नहीं लेना। ओके। आपको कंट्रोल ऑफ डाइट आफ्टर 9 तो बहुत करना है। ठीक है। 9 बजे से पहले जो भी खाना है आपको सब्जियां ज्यादा खानी है। कार्ब्स की हमने बात की, कार्ब्स को बिल्कुल 0 कर देना है या 10% पे ले जाए। और जो जो चीजें आपको डायबिटीज में डायबिटीज करवा रही हैं, स्पेशली शुगरी चीजें, वो आपको खत्म करनी है। ठीक है। खुद ब खुद आपकी प्री डायबिटिक तो आप ठीक हो जाएंगे और उस पर डायबिटीज होने के चांसेस भी फिर कम होते हैं। ठीक है। जहां आपकी डायबिटीज बढ़ गई और डायबिटीज की तरफ चले गए तो आपको फिर दवाइयों पे भी जाना है। आगे अगर आपकी डायबिटीज की टैबलेट्स में आप ठीक नहीं हो रहे, फिर इंसुलिन पे जाना जरूरी है। अब लोगों का कई दफा कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं इंसुलिन लूं नहीं लूं, मुझे नहीं लेना, ऐसा नहीं है।
अच्छा। इंसुलिन वो फैक्टर है जो पैंक्रियाज में अगर इंसुलिन खत्म हो गया या इंसुलिन रेजिस्ट हो गया या इंसुलिन ने बनना काम करना छोड़ दिया तो आपको इंसुलिन लेना मस्ट है, फिर आपको टैबलेट्स काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपको वो चीज तो लाजमी लेनी है, डॉक्टर से इस पर बहस नहीं करनी। जैसे कई दफा लोग हम पे आके कहते हैं कि मैं न्यूबलाइज ना कराऊं, भाई जरूरी है तो कराना है, बिल्कुल। इनहेलर्स ना लूं, जरूरी है तो लेना है, ये तो एक बिल्कुल। ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इसी तरह इंसुलिन भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। आपको इंसुलिन सारी जिंदगी अगर लेनी है तो लेना है, ठीक है, तो वो लेना जरूरी है। ओके। फिर आपको दूसरा आपका फैक्टर आता है जो मैंने आपको कहा कि हाइपर और हाइपर थायराइड, अगर फर्ज करें किसी को हाइपो है, उसको बहुत फ्रीक्वेंटली अपने HbA1c को चेक करते रहना है शुगर के साथ, ठीक है। क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट कराता है। उसकी वजह से कई दफा आपके जो डायबिटीज है वो एकदम ऊपर जाती है और आपको पता नहीं चलता। उसमें आपके वेट लॉस नहीं हो रहा होता, वेट बढ़ रहा होता है हाइपोथायराइड में। अच्छा, और सडनली आपको डायबिटीज भी हो जाती है। हाइपर में आपका वेट तो लॉस होता है, वो आपके इंसुलिन को रेजिस्ट करता है और सडनली जो है डायरिया शुरू हो जाता है। और जब डायरिया शुरू होता है तो वेट लॉस भी होता है, और इसमें भी आपकी जब इंसुलिन लेवल कराते हैं तो आपको पता चलता है इंसुलिन लेवल बहुत हाई आ गया, तो फिर आपको इंसुलिन की टैबलेट लेना जरूरी है। उसमें आपको इंसुलिन नहीं लेना है, इंसुलिन की टैबलेट लेनी है, इंसुलिन को कम करती है। अच्छा, टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं? बिल्कुल होती है, जो इंसुलिन को कम करती है। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है वो एक्सरसाइज है। डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपकी जो नींद का जो जितना निजाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डायबिटीज है या आपको कोई भी बीमारी हो गई है, आपको 12 बजे आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है कि 11 और 12 के बीच में यू हैव टू स्लीप। ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो वर्क करना शुरू होते हैं 12 बजे के बाद। बिल्कुल। अब जितना जागेंगे वो आपके एंजाइम्स काम नहीं करेंगे और आपको ये बीमारियां और बढ़ती रहेंगी, और बढ़ती जाएंगी। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई भी बीमारी है, तो नींद का जो आपका पूरा प्रॉपर होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 डॉक्टर्स कहते हैं ना, 6 डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सनलाइट है, एक्सरसाइज है, वाटर इनटेक है, स्लीप है, डिप्रेशन से लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिप्रेशन है, हंसते रहना है। ये सारी 6 चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में 6 बेस्ट डॉक्टर्स को बजायर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये अंदर आपके अंदर है डॉक्टर्स। बिल्कुल, वेरी गुड डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया और मुझे उम्मीद है कि हमारा शो लोगों को आज का पहला सेगमेंट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे शाइक से और जानेंगे फिटनेस के हवाले से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।